हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर 5 यूनिट 3 का, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हॉल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, आज हम पूरा पढ़ेंगे कि हॉल इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, सेमीकंडक्टर्स में इसका क्या यूज है, सारी चीज़ें देखेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हॉल इफेक्ट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लेक्चर 4 हमने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्यों बताया था? क्योंकि मुझे आपको बताना था सेमीकंडक्टर में डोपिंग कैसे की जाती है। क्योंकि सेमीकंडक्टर मैंने बताया एक इंट्रिंसिक टाइप के होते हैं, एक आपके एक्सट्रिंसिक टाइप के होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटीज को मिलाकर। वो इम्प्योरिटीज कैसे मिलाई जाती हैं? इम्प्योरिटीज मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं डोपिंग। तो वो डोपिंग कैसे की जा रही है उसकी मैंने कुछ आपको टेक्निक्स बताई थी, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था। डिफ्यूजन वाला थर्मल डिफ्यूजन मैंने आपको डिटेल में समझाया था और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कराया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, वो लेक्चर जाके देखिए। आपको ऊपर यहाँ आई बटन मिलेगा, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हॉल इफेक्ट को। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हॉल इफेक्ट के। ये हॉल इफेक्ट है क्या? ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी आपकी की थी हॉल इफेक्ट की एडविन हर्बर्ट हॉल ने। इन्हीं के नाम पर आपका क्या पड़ा है? इस इफेक्ट का नाम पड़ा है हॉल इफेक्ट। कब की थी? 1879 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और नीचे देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से 18 साल पहले, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से 18 साल पहले आपकी हॉल इफेक्ट की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो एक आपका जनरल सा फैक्ट है जो मुझे बताना था। ठीक है, आगे चलते हैं, मेन देखते हैं कि हॉल इफेक्ट है क्या। और सबसे पहले हम ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए पहली लाइन क्या लिखा हुआ है कि हॉल इफेक्ट प्लेज अ डिसिसिव रोल इन रिवीलिंग द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो आपकी कंडक्शन की मैकेनिज्म है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हॉल इफेक्ट। ठीक है, देखेंगे कैसे आपका प्ले कर रहा है, इसीलिए आपको हॉल इफेक्ट पढ़ाया जा रहा है। क्या होता है हॉल इफेक्ट? देखिए इसका आपका डेफिनेशन देख लीजिए, इसका क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज हॉल इफेक्ट। ठीक है, देखो क्या है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको ये पढ़ने में। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड देन द वोल्टेज विल बी डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। सर ये क्या कह रहा है, थोड़ा इसे समझा दीजिए हमको। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ राइट हैंड साइड इमेज में आप देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड इमेज में आप देखिए, आपको एक इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने क्या लिया, ये जो आपको क्यूबोइडिकल शेप का जो आपको मटेरियल दिख रहा है, ये या तो मेरा कंडक्टर हो सकता है या मेरा सेमीकंडक्टर हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको जोड़ दिया एक आपका वोल्टेज सोर्स से हमने, और इसके थ्रू क्या करने लग जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। ये देखिए आई करंट आपका फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में? यहाँ पर देखिए आपकी एक्सिस बनी हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपका करंट फ्लो करने लग गया। और दूसरा हमने क्या करा, इसको जेड एक्सिस में, क्योंकि जेड एक्सिस क्या है, एक्स के परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं। बिल्कुल ठीक है सर, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं। तो हमने क्या करा, जेड के अलोंग हमने क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, करंट आपका एक्स में फ्लो कर रहा था और मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया आपका अलोंग द जेड डायरेक्शन, यानी जेड एक्सिस के अलोंग प्रोवाइड करा दिया। तो हॉल इफेक्ट क्या कहता है कि अब क्या है कि ये जो मेरा कंडक्टर या सेमी कंडक्टर था, क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर या सेमी कंडक्टर हो गया, क्योंकि मैंने इसे वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया है। तो इसके थ्रू क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, यानी कि ये अब क्या बन गया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर या सेमी कंडक्टर बन गया। और इसके परपेंडिकुलर मैंने क्या करा है, करंट के परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में करंट है उसके परपेंडिकुलर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट क्या कहता है कि जब आपका कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर और उसमें उसको आप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, इस कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के सरफेसेस पर, ये देखिए एक ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेसेस पर क्या होगा, एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। और ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज जो होगा कैसा होगा,
करंट के भी परपेंडिकुलर होगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि किस डायरेक्शन में मिलेगा आपको, वाई डायरेक्शन में। तो हॉल इफेक्ट ये क्या कहता है, हॉल इफेक्ट कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या सेमीकंडक्टर अगर मेरा रखा हुआ होगा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक आपकी वोल्टेज डेवलप हो जाएगी किसके, करंट के भी परपेंडिकुलर और आपके मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। यही है आपका हॉल इफेक्ट। तो आपको स्टेटमेंट पूरा क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि जो लॉरेंज फोर्स होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लॉरेंज फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब आपके लिए एक नया टर्म आ गया, लॉरेंज फोर्स। हो सकता है आप लोगों ने पहले सुना हो और पढ़ा भी हो। ठीक है, जिसने सुना है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताने वाला हूं, आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। आगे चलते हैं। ठीक है, क्या कहता है, मैंने बताया कि हॉल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लॉरेंज फोर्स। अब यहाँ स्टेटमेंट पढ़िए, लॉरेंज फोर्स क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को क्या करते हैं, और वो कौन सा कंडक्टर होगा, करंट कैरिंग, यानी उस कंडक्टर के अलोंग क्या आपका फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। उस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका प्लेस करता हूं, तो क्या होता है, वो कंडक्टर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, वो जो कंडक्टर है एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो फोर्स होगा कहां लगेगा, देखिए, टू अ डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। यानी कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और किस डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा आपका मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन। तो लॉरेंज फोर्स आपका सिंपली क्या है, कुछ नहीं है, जब भी मेरा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी मेरा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो उस कंडक्टर पे एक मैकेनिकल फोर्स लगता है, और उस मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन, उस मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो मैकेनिकल फोर्स लगेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा सर जी, वो डिपेंड करेगा कि कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मेरा किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम हॉल इफेक्ट को पढ़ेंगे, जब हम हॉल इफेक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे। ठीक है, उसमें भी हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे, जहां पर हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अरे सर जी, ये तो नया टर्म आ गया हमारे लिए। ठीक है, नया टर्म आ गया तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी आपको समझाया जाएगा। चलिए, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा लॉरेंज फोर्स आपका आया था, ठीक है, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको मैं किसी ना किसी रूल के थ्रू क्या कर सकता हूं, उस फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकता हूं। और वही डायरेक्शन को पता करने के लिए आप क्या यूज करते हो, फ्लेमिंग्स हैंड रूल। ठीक है, यहाँ जो मैंने ऊपर लिखा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इक्वल टू आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मैंने आपका लिखा है हॉल इफेक्ट के लिए। जो रूल हम हॉल इफेक्ट में यूज करेंगे फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए, वो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताने से पहले आपको क्या करना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है फ्लेमिंग्स हैंड रूल क्या होते हैं। ठीक है, तो जो आपका लॉरेंज फोर्स होता है उसका डायरेक्शन हम आपका बताते हैं किसके थ्रू, हम बताते हैं सर जी फ्लेमिंग्स हैंड रूल से। अब ये जो फ्लेमिंग्स हैंड रूल होते हैं, ये भी आपके दो रूल होते हैं, एक होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बिल्कुल सही कहा सर, यहां तक हमको पूरा क्लियर हो गया, यहां तक हमको पूरा क्लियर हो गया कि हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल जाएगा फ्लेमिंग्स के हैंड रूल से। अब प्रॉब्लम ये है सर जी कि हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कब लगाएंगे और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब लगाएंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा, कौन सा रूल कहाँ लगाना है, ये हमें बता दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर हमको डाउट हो रहा है, तो डाउट लेना ही नहीं है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं फ्लेमिंग्स हैंड रूल बेसिकली क्या है आपके। तो आगे आए हम, यहाँ पर देखिए, तो फ्लेमिंग्स आपके जो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल है क्या बताते हैं, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट एंड द फोर्स। क्या होता है कि इन रूल्स के थ्रू क्या होता है, एक रिलेशनशिप हमारे बीच में मिल जाता है, एक रिलेशनशिप हमको मिल जाता है किस किस के बीच में, इन रूल, ये रूल्स हमें एक रिलेशनशिप दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के और फोर्स के बीच में, जिनको यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी एक का आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। अगर आपको दो के डायरेक्शन पता है तो आप तीसरे का डायरेक्शन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो फ्लेमिंग्स हैंड रूल क्या है, सिंपली कुछ नहीं है, ये दो टाइप के रूल होते हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल होता है, एक राइट हैंड रूल होता है सर जी। और ये क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स के बीच में हमको एक रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करा देते हैं। अगर मुझे किसी भी दो टर्म का डायरेक्शन पता होगा तो मैं तीसरे वाले का डायरेक्शन निकाल सकता हूं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है,
These rules do not determine the magnitude. आपके मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे। फ्लेमिंग्स हैंड रूल कभी भी आपको मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है या करंट का मैग्नीट्यूड इतना है, लेकिन ये क्या बताता है, उनके डायरेक्शन को बता देता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा सर, करंट किस डायरेक्शन में लगेगा, वो मुझे ये बता देता है फ्लेमिंग्स हैंड रूल। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो ये रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड करा देता है, दूसरा ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है उनका डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक कहा सर जी, यहां तक हमको पूरा क्लियर हो गया। अब आगे देखो इंपॉर्टेंट रूल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद कैसे रखना है ये भी बताऊंगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लेमिंग्स हैंड रूल दो टाइप के हैं आपके, दो होते हैं, एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए, ठीक है। याद रखना है क्यों यूज किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप सभी स्टूडेंट को क्या हो जाए, याद हो जाए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, ठीक है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए। कैसे याद करना है, याद भी मैं आपको करा देता हूं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कैसे याद करना है। ठीक है, तो देखो क्या है आपका, एक है आपके पास मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, एक है आपका जनरेटर जी। मोटर के लिए मैं यूज करूंगा आपका क्या, लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर के लिए मैं क्या यूज करूंगा, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो कैसे याद करना है, आपका ये बन गया एम जी बन गया। एम जी से आप याद रखिए, कैसे याद रखना है, एमजी से आपको याद रखना है महात्मा गांधी। क्या याद रखना है, देखो आगे तक काम में आएगा इसीलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, महात्मा गांधी। तो एम, महात्मा का जो एम होगा वो मोटर को रिप्रेजेंट करेगा, जी जो है आपका जनरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी जी क्या हैं, आपके राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। क्या हुआ, आप मान लीजिए महात्मा गांधी जी गए 26 जनवरी पर, ठीक है, गेस्ट बन के आए, ठीक है, 26 जनवरी पर। तो महात्मा गांधी जी अगर परेड करेंगे 26 जनवरी पर, तो परेड कैसे की जाती है, परेड हमेशा कैसे बोलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो परेड कैसे करेंगे महात्मा गांधी, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो सिंपल सा हो गया, जो एम है वो रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट को, और जी वाला जो आपका रिप्रेजेंट करेगा राइट को। यानी कि मोटर में आप कौन सा रूल लगाओगे, लेफ्ट हैंड रूल, और आपका जनरेटर में कौन सा लगाओगे, राइट हैंड रूल, ठीक है। केवल आप स्टूडेंट को ये याद करने के लिए मैंने ऐसा बताया है, ठीक है, कि आपको याद हो जाए। सिंपल क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को किसी स्टोरी से, कहानी से रिलेट कर लेते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाती है। तो आपको ये याद हो गया होगा कि कैसे याद रखना है। तो याद रखना, फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड रूल है वो आप मोटर के लिए यूज करोगे, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप किसके लिए यूज करोगे, वो आप जनरेटर्स के लिए यूज करोगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपके क्या है, याद रहेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है आपको किसके लिए, मोटर के लिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना है जनरेटर के लिए। अब क्यों लगाना है ये भी देख लो। देखो यहाँ पर आपको दिखाई गई है एक मोटर, ये है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। मैंने यहाँ पर कुछ भी थ्योरी नहीं लिखा है क्योंकि थ्योरी में आपको नहीं जाना है, केवल आपको समझाना है, इसीलिए इमेजेस लगाई हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो केवल आपको इमेज देख के क्या करना है, फील करना है कि हाँ इस तरीके से हो रहा होगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। सभी स्टूडेंट मेरे को ये बताएं इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर को जब आप देखोगे या आपने यूज भी किया होगा तो उसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, आप मोटर को करंट प्रोवाइड कराते हो, बिजली देते हो, ठीक है। आप मोटर को क्या दे रहे हो, करंट प्रोवाइड करा रहे हो। करंट प्रोवाइड कराया तो इनसाइड में आपकी जो वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, जो आपकी यहाँ देखिए आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ लिखा हुआ है, सारे आपके कंपोनेंट यहाँ दिखाए गए हैं। वो क्या होता है, रोटेट करने लग जाता है।
अंदर आपकी मैग्नेट भी होती हैं, अंदर आपकी मैग्नेट भी होती हैं, यानी कि करंट आप प्रोवाइड करा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड कर रखा है। आउटपुट पर आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट पर आपको यहाँ मिलता है शाफ्ट पर, ये जो बाहर जो शाफ्ट है आपकी, आउटपुट पर आपको शाफ्ट पर मिलती है मैकेनिकल पावर। समझ में आया? देखो ध्यान से सुनिए, आपने मोटर में करंट प्रोवाइड कराया, मैग्नेटिक फील्ड आपने दे दिया, आप क्या ले रहे हो ऐसा आउटपुट? मैकेनिकल पावर। सर जी पावर क्या होती है? ध्यान से सुनिए, पावर क्या होती है? पावर होती है टॉर्क इनटू ओमेगा। टॉर्क इनटू ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड। पावर क्या होती है? टॉर्क इनटू ओमेगा। अब जब आप टॉर्क को देखोगे तो टॉर्क क्या होता है सर जी? टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर में मैं करंट दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है? फोर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बिल्कुल ठीक है, फोर्स मिल रहा है। यानी कि अगर मुझे करंट का डायरेक्शन पता होगा और अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होगा तो इलेक्ट्रिक मोटर के केस में मैं आपका फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकता हूं। बिल्कुल पता कर सकता हूं, बिल्कुल पता कर सकता हूं। इसीलिए हम क्या करते हैं, आगे मैं भी आपको बताऊंगा हॉल इफेक्ट। इसीलिए हम हॉल इफेक्ट में मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब हम हॉल इफेक्ट को पढ़ेंगे, अभी डिटेल में बताऊंगा तो आप खुद देखेंगे, तो वहां पर आपको क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट पता होगा और डायरेक्शन ऑफ आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होगा। आपको चाहिए होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जाम्पल से? बिल्कुल कर पा रहे हैं सर जी। इलेक्ट्रिक मोटर में भी हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता था, डायरेक्शन ऑफ आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होता तो आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे? जी हाँ। इसका मतलब यह है जब भी आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना होगा तो आप कौन सा रूल यूज करेंगे? आप स्टूडेंट यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, यही समझाने के लिए मैंने आपको इतना सब चीज बताया। तो आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग। आगे चलते हैं, मैंने बताया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे मोटर में। क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? केवल समझ लीजिए, पिक्चर को आप देखेंगे, इमेज को आप देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ देख लीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आप स्टूडेंट यूज करेंगे अपना लेफ्ट हैंड रूल। जैसा जैसा मैं आपको बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे आप ट्राई करिए मेरे साथ में। ठीक है, आप अपना लेफ्ट हैंड आगे लीजिए, आप अपना लेफ्ट हैंड आगे लीजिए और ये लेफ्ट हैंड वाली इमेज देखिए यहाँ पर, जैसा इस इमेज में आपको दिखाया गया है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो इसमें क्या होता है समझ लीजिए, आपके पास एक थंब होगा, आपके पास एक थंब होगा, जब आप देखेंगे एक आपके पास फिंगर होगी, एक आपके पास मिडिल फिंगर होगी। तो आपका जो थंब होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? याद रखिएगा, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपकी जो फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है, ये जो फिंगर है आपकी फर्स्ट वाली जो फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये वाली फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट। बस अब आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, जिस जिस डायरेक्शन में आपकी ये चीजें दे रखी हैं अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में अलाइन कर लीजिए। ठीक है सर, करते हैं, चलिए करते हैं। यहाँ मान लीजिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था, आपने ये जो बीच वाली फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दी। करिए सभी स्टूडेंट, करिए। हाँ सर कर दिया। और डायरेक्शन ऑफ करंट मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन में था, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, ये जो आपको एरो दिखा रहा है इस डायरेक्शन में करिए। तो थंब आपको किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? सर जी थंब हमारा जा रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स जो लगेगा इस कंडीशन में वो आपका ऊपर की तरफ लगेगा। क्या सभी स्टूडेंट कर पाए? क्या सभी स्टूडेंट ये कर पाए जैसा जैसा मैंने कहा था? जी सर बिल्कुल कर पाए और हमको क्लियर हो गया। यही आपका क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। कुछ नहीं करना आपको, इस तरीके से तीन आपकी फिंगर्स यूज करनी है, थंब यूज करना है, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर आपको यूज करना है। जहां जहां आप क्या है, आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, मिडिल फिंगर आपका बताता है, सॉरी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपका बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो आपका क्या बताता है, जो सेकंड वाला फिंगर है आपका यहाँ पर, ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या करना है? सिंपली अलाइन कर लेना है और आपको किसी भी दो का डायरेक्शन पता होगा तो आप किसी भी तीसरे का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड इमेज में देख लीजिए, आपका थंब रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर आई मतलब आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। इलेक्ट्रिक मोटर में कैसे यूज हो रहा था वो भी समझ में आ गया? जी हाँ समझ में आ गया। क्या मतलब है? मतलब ये है सिंपली आपको जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, इलेक्ट्रिक करंट पता है और आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो आप क्या यूज करोगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की।
क्योंकि मैंने ये भी बताया था, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज होता है जनरेटर में। चलिए जनरेटर आप सभी स्टूडेंट ने देखा होगा, जरा इमेजिन कीजिए, मेरे साथ इमेजिन कीजिए कि आप जनरेटर में करते क्या हैं। जब भी लाइट चली जाती है जनरेटर ऑन होता है। जनरेटर ऑन होने से क्या मिलता है सर जी, हमको लाइट मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, बिजली मिल जाती है। बिजली का मतलब क्या हुआ सर? बिजली का मतलब मैं कहूं क्या आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है? बिल्कुल सही कहा सर, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। यानी जनरेटर मुझे एज अ आउटपुट क्या दे रहा है? जनरेटर मुझे एज अ आउटपुट क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है। अब बात देख लीजिए क्या आई, आप इनपुट पे क्या देते हैं? आप जनरेटर जब ऑन करते हैं, यहाँ पर ये देखिए इस शाफ्ट को आप घुमाते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं? टॉर्क देते हैं। क्या करते हैं इसमें? आप एक लगाते हैं इसमें, ठीक है, और आप क्या करते हैं? उसको घुमाते हैं, घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? टॉर्क दे रहे हैं। यानी बेसिकली आप इनिशियली क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। यानी कि आप फोर्स दे रहे हैं। अंदर मैग्नेट्स लगी हुई हैं, आर्मेचर कॉइल लगी हुई हैं आपकी कॉपर वायर्स की। उन मैग्नेट्स के बीच में वो कॉइल क्या होगी? इस शाफ्ट को घुमाने से घूमेगी। यानी कि आपने मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, आप फोर्स दे रहे हो, और एज अ आउटपुट क्या ले रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट। अब आपके पास क्या क्या है? आपके पास फोर्स का डायरेक्शन आपको पता है, किस डायरेक्शन में दे रहे हो सर जी? मैग्नेटिक फील्ड भी पता है। आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? करंट। जब भी ये सिचुएशन बने आपकी कि आपको करंट का डायरेक्शन निकालना है, उस केस में आप क्या यूज करोगे? उस केस में हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो याद रखिएगा, मैंने आपको जो mg वाला जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब एग्जाम्पल दिया था, उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप भूलोगे नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका ये कॉइल घूम रही है, और यहाँ पर आपको ये देखिए एमीटर में करंट आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, डिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको भी एक बार फील कर लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है? मेरे साथ जैसे जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइए। तो क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आपकी 3 फिंगर्स यूज होंगी, थंब यूज होगा, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर आपका यूज होगा। थंब आपका हमेशा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फर्स्ट फिंगर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो हमेशा आपका इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ देख लीजिए, इस तरीके से याद करना है। देखिए FMC ऐसे याद कर लीजिए, FMC, ठीक है। या आप याद कर सकते हो, और याद करना है फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो फादर के F से फोर्स, मदर के M से मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड के C से करंट। तो याद करने के काफी तरीके हो सकते हैं, आपको जैसे याद हो जाए आप वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको? जैसे जैसे यहाँ दे रखा है, आप क्या करिए, अपने इन 3 फिंगर्स को उन डायरेक्शन में अलाइन कीजिए। आपको मान लीजिए फोर्स दे रखा है अपवर्ड डायरेक्शन में, या मान लीजिए इस वाली फिगर में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप थंब को अपवर्ड कर लीजिए। और आपको मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ दे रखा है इस डायरेक्शन में, तो आप क्या करिए, जो फर्स्ट फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में कर लीजिए। तो आप देखिए, अपने हाथ से बनाइए, सभी स्टूडेंट को साथ ही साथ बनाना है, जिससे कि समझ में आ जाए। यहाँ देखिए आपकी जो करंट वाली डायरेक्शन है किस तरफ आ रही है? जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही होगी। आप सभी स्टूडेंट बना के देखिए, जब आप बनाएंगे तो आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रही होगी। ये देखिए, तो आपको क्या मिल गया? ये देखिए यहाँ पर, ये आपको क्या मिल गया? डायरेक्शन ऑफ करंट मिल गया। जी सर, हमको डायरेक्शन ऑफ करंट मिल गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेरा क्या है, आपका फ्लेमिंग्स जो हैंड रूल है वो आपका हो जाता है कंप्लीट। आपको दोनों समझ में आए होंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, और कौन सा रूल कहाँ यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमको नहीं समझ में आया। वैसे उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इतना टफ ये नहीं है। तो अब आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि हॉल इफेक्ट में आपका यूज होता, हॉल इफेक्ट में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता, क्योंकि लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा, इसलिए आपको ये बताना पहले जरूरी था कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होते हैं। अगर मैं डायरेक्टली बताता तो आपको समझ में नहीं आता। अब आगे बात कर लेते हैं हॉल इफेक्ट की। अब मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ हॉल इफेक्ट, ठीक है। इसकी थ्योरी और डेरिवेशन पूरा हम देखेंगे हॉल इफेक्ट का, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये इमेज जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके लगाया है इसको देखिए, ठीक है। इसको देखिए आप सभी स्टूडेंट, इमेज मैंने एक आपका ये कंडक्टर भी हो सकता है और सेमी कंडक्टर भी हो सकता है। सर फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। जब आप कंडक्टर यूज करोगे तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब आप सेमी कंडक्टर यूज करोगे तो आपके होल्स भी होंगे और आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो आप डेरिवेशन के लिए मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये कंडक्टर ले लिया है, एक्सप्रेशन आपका सेम ही रहेगा, जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो मैंने क्या लिया, एक ये कंडक्टर ले लिया। ये देखिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर ले लिया,
और मैंने इसको एक वोल्टेज सोर्स से आपका क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, दिख रहा है सभी स्टूडेंट को? करंट फ्लो होने लग जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। बिल्कुल ठीक सर, करंट फ्लो होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने प्रोवाइड करा दिया। देखिए किस डायरेक्शन, मान लीजिए करंट आपका एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और मान लीजिए ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन में है, तो आपका एक ऊपर वाली जो एक्सिस होगी वो जेड डायरेक्शन की होगी। ठीक है, जस्ट इमेजिन कर लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया, यानी कि मैंने क्या करा, करंट भी दे दिया और मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी पता है। बिल्कुल ठीक कहा सर जी, बिल्कुल ठीक कहा। अब ये तो सर हमने पढ़ा था, ये तो सर जी हमने पढ़ा था, कुछ ऐसा ऐसा आपने हॉल इफेक्ट में बताया था उसकी डेफिनेशन में, उसके स्टेटमेंट में। जब भी ऐसी कंडीशन होगी, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, कौन सा परपेंडिकुलर, करंट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो क्या होगा, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, उस कंडक्टर के सरफेसेस पर क्या हो जाएगी, एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने ये डायग्राम बनाया, मैंने आपको बोला कि करंट आपका कैरिंग कंडक्टर रखा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराया, हॉल इफेक्ट दौड़ के आया, अरे मैं आऊंगा, ये तो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और तुरंत क्या होगा, इन अपोजिट सरफेस पर क्या होगी, एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये आपका ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा VH लिखा है, इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज। अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट डायग्राम में, क्योंकि इसका डेरिवेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएगा ना, वहां पर आपको बस चीजें कंफ्यूज ना करें, वहां पर उस चीज को समझाने के लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरा डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कैसे न्यूमेरिकल कंफ्यूज करता है वहां पर दिक्कत हो जाती है और आप लोग क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए एक बार डेरिवेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा और एक बार खुद ट्राई कर लीजिएगा। चलिए यहां देखिए मैंने आपके कुछ लिख रखे हैं, इस कंडक्टर के डायमेंशन लिख रखे हैं। देखिए इसकी लेंथ मैंने लिखी है L, इसकी विड्थ मैंने लिखी है W और इसकी थिकनेस लिखी है मैंने T। ध्यान से इन डायमेंशंस को देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं डायमेंशंस का खेल हो जाएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि यही कंफ्यूज करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम पूरा क्लियर हो गया कि डायग्राम में क्या चीज थी, हॉल इफेक्ट लगा और हॉल वोल्टेज आपकी प्रोड्यूस हो गई। अब हमें क्या करना है, इस डेरिवेशन में इस हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालना है। इस डेरिवेशन में हमें क्या करना है, इस हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालना है। चलिए इस हॉल वोल्टेज के एक्सप्रेशन को देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, साथ के साथ आप देखते जाइए। मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपका मान लिया B लग रहा है, इसकी फ्लक्स डेंसिटी मैंने मान ली B है, करंट I हो गया, इसके डायमेंशन L है, W है और आपका ये T है इसकी थिकनेस। और करंट मेरा देखिए क्या है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, सभी स्टूडेंट को पता होगा, इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, ये तो हमको पता था। तो इलेक्ट्रॉन को देखिए, बीच में मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं यहाँ पर, ये सभी स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। अब चलिए आराम से इसका डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल ऑफ, आपका मान लीजिए Q, इसने हमने चार्ज पार्टिकल Q ले लिया, बाद में हम क्या करेंगे, उस Q को आपका रिप्लेस कर देंगे किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, E से आप रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, V वेलोसिटी से आपके फ्लो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B में, तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड में आपके फ्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज फोर्स आपका मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स आएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हॉल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, लॉरेंज फोर्स। जो मैंने पीछे डायग्राम बताया था वो मैंने डायग्राम यहाँ पर बड़ा करके लगा दिया है, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लौट के दोबारा इस डायग्राम पर आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं डेरिवेशन पे। अब देख लीजिए मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या लगेगा। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का आपका जो एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका Q इंटू VD। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्रॉस यहाँ पर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो क्या है आपका VD आपका क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनका क्या किया जा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो आपका लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, Q इंटू VD क्रॉस B। बिल्कुल ठीक सर, ये समझ में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मेरा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। तो मैंने FB क्या लिख लिया, Q इंटू VD इंटू B इंटू साइन थीटा। अब देखिए VD और B के बीच में एंगल कितना बनना था, पीछे चलते हैं।
vd क्या थी, जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, ये देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी ये जा रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि चार्ज कैरियर्स एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहे हैं। और आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका मान लीजिए वाई एक्सिस बोला था मैंने आपको, तो ये वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है सर जी, एक्स और वाई के बीच में है एंगल 90 डिग्री। आगे चलिए, तो ये जो साइन थीटा में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जी हाँ सर, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो एफ बी का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया स्टूडेंट, एफ बी का मैग्नीट्यूड निकल के आया क्यू इंटू वी डी इंटू बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। अब मैंने क्या बोला था, क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे ई से, क्योंकि मैंने चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो क्यू को मैंने आपका रिप्लेस कर दिया ई से। तो एफ बी मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स आया आपका वो निकल गया ई इंटू वी डी इंटू बी, इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, चलिए पीछे चल देते हैं, आपको पीछे ले जाते हैं। क्योंकि हॉल इफेक्ट भी आपके क्या कह रहे थे, हॉल इफेक्ट कह रहे थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आपका रखा जाएगा, तो आपका क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सरफेसेस होंगे वहां पर एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी। कौन सी वोल्टेज प्रोड्यूस हो गई, देखिए वी एच, ये क्या थी, हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज आई, तो इस वोल्टेज की वजह से देखिए दोनों सरफेसेस के बीच में एक डिस्टेंस है टी, इन दो प्लेट्स के बीच में या सरफेस के बीच में वोल्टेज है VH, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा इस VH की वजह से, बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इस VH की वजह से क्या होगा, इस VH की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा आपका EH, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हॉल वोल्टेज वाला। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी क्या लगेगा, आपका एक फोर्स लगेगा। सर ये फोर्स किस पे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है आपका, देखिए इन चार्ज पार्टिकल्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ देखिए मैंने आपका शो कर रखा है F से फोर्स, इसका डायरेक्शन मैंने ऊपर लगाया है, कैसे आया ऊपर वो भी बताऊंगा मैं। तो ये फोर्स किन पे लग रहा होगा, आपका ये आपका लग रहा होगा इन चार्ज पार्टिकल्स पे, ठीक है। अभी हम आपका बात कर लेते हैं किसकी, डेरिवेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ ई इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया वो ई इंटू आपका कितना आया, ई एच, क्योंकि फोर्स कितना होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्यू इंटू ई। क्यू हमारा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा, ई एच, जो वी एच की वजह से आया, तो एफ ई इक्वल टू ई इंटू ई एच। अब क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा आपका कंडक्टर इस तरीके से दिखाया था, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका इस पर फोर्स लग रहा है ये एफ बी, मान लीजिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स ये लगा। अब ये जो आपका चार्ज है, ये जो चार्ज कैरियर है, ये आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सभी स्टूडेंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि क्या है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अपनी एक फिक्स पोजीशन में, यानी कि कोई ना कोई फोर्स आपका ऐसे बैलेंस कर रहा होगा, तो वो फोर्स कौन सा हुआ आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है, एफ ई वाला फोर्स हुआ, समझ में आया। तो यानी जब मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मैंने यहाँ क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम की, इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी इसी फिक्स पोजीशन पर रहेगा, बिल्कुल ये आपकी अपनी इसी पोजीशन पर रहेगा, ये आपका इसी पोजीशन पर रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि इन इक्विलिब्रियम में ये जो एफ बी, जो मैग्नेटिक फोर्स आपका आया था, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे, तभी तो ना ये ऊपर वाले सरफेस पे जा रहा और ना ये नीचे वाले सरफेस पे जा रहा। तो हमने क्या करा, इक्विलिब्रियम में इन दोनों को क्या रख दिया, बराबर रख दिया, समझ में आया। E इंटू वी डी, इसका एक्सप्रेशन मेरे को पता था और इसका एक्सप्रेशन मेरे को पता था, E इंटू एच, यहां से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया वी डी का, ठीक है। अभी मैं केवल डेरिवेशन बता रहा हूं, हॉल वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हुआ था वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी केवल डेरिवेशन देख लो, ठीक है। तो आपका VD प्रोड्यूस हो गया, VD की आपका एक्सप्रेशन आ गया EH इंटू बी, बिल्कुल सर ये हमको समझ में आ गया, VD का एक्सप्रेशन हमको समझ में आ गया। यहां से मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। आगे चलते हैं, एक आपका टर्म आता है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी मैंने आपको पहले ही बताया था, करंट डेंसिटी होता है आपका I/A, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। करंट का क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है Q पर यूनिट टाइम, यानी Q/T, यहां देख सकते हैं Q/T। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, Q मान लीजिए पर यूनिट टाइम,
पर यूनिट टाइम में आपके n नंबर ऑफ चार्जेस जा रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है, टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो टोटल चार्ज Q बराबर NE हो जाएगा। यहाँ देखिए I में रख दिया कैपिटल NE अपॉन टाइम, इस I की वैल्यू मैंने यहाँ रिप्लेस कर दी, ये देखिए NE अपॉन टाइम, ये आ गया आपका NE अपॉन टाइम। और एरिया मेरा क्या था, W इंटू टी। सर ये एरिया W इंटू टी कैसे आया, ये देखिए करंट के परपेंडिकुलर वाला कौन सा एरिया है, देखिए करंट के ये करंट फ्लो कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर में ये देखिए ये वाला एरिया है या नहीं है, ये वाला एरिया है। इसकी विड्थ देखिए W और इसकी थिकनेस देखिए T, तो W इंटू टी आएगा, बिल्कुल आएगा सर जी, बिल्कुल आएगा। तो एरिया क्या लिख दिया, W इंटू टी लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। देखिए क्या बना, और उसके बाद मैंने क्या करा, इतना लिखने के बाद न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैंने L से मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से, तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन बना करंट डेंसिटी का NE इंटू L अपॉन W इंटू टी इंटू L मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वही एक्सप्रेशन किसका आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आ गया, ठीक है। L इंटू L अपॉन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ किसका एक्सप्रेशन होता है, सर ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो ये मैंने क्या लिख दी, कैपिटल V वॉल्यूम लिख दी। अब देखो एक्सप्रेशन क्या बना, NE इंटू VD अपॉन कैपिटल V वॉल्यूम, ठीक है। NE आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन का, N टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वॉल्यूम, तो N अपॉन V यानी पर यूनिट वॉल्यूम मेरे कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, वो क्या बता देगा, कैरियर डेंसिटी बताएगा कि नहीं बताएगा, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, वो सिंपल डेंसिटी हो गई, मास डेंसिटी हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, तो कैरियर डेंसिटी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी कैरियर डेंसिटी। तो कैपिटल N अपॉन V रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर डेंसिटी को, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा है स्मॉल n से। सारे टर्म्स को ध्यान से देखिए, और E इंटू VD आपका बाहर आ गया। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, एक्सप्रेशन निकल के आपका आ गया N इंटू E इंटू VD इक्वल टू I अपॉन WT। I अपॉन WT ये देखिए यहाँ पर आपका I आपका ये था, यहाँ देखिए I ऊपर आपका ये था I, और एरिया आपका क्या था, एरिया आपका W इंटू टी था, एरिया आपका W इंटू टी था, बिल्कुल था सर, एरिया W इंटू टी। तो ये वाला एक्सप्रेशन ये इसके ही बराबर है करंट डेंसिटी, और ये भी हमने निकाला, तो करंट डेंसिटी किसके बराबर आया, N इंटू VD इक्वल टू I अपॉन WT, इक्वेशन नंबर 4 हमने इसको बोल दिया। अब आगे चलते हैं, VD मैंने आपको बता ही दिया था, पहले हमने इक्वेशन में निकाल लिया था EH अपॉन B, ठीक है, दोनों फोर्सेस को इक्वल करके। EH मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जो आपका रहता है। तो VH आपकी प्रोड्यूस हो रही थी, और कितनी थिकनेस थी देख लीजिए दोबारा पीछे जाके, जिससे डाउट ना हो। ये देखिए ये वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही थी, VH आपकी प्रोड्यूस हो रही थी कहाँ, इस थिकनेस, ये देखिए लेंथ कितनी थी, ये दो सरफेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में क्या है आपका डिस्टेंस T, तो आपका EH कितना हो गया, EH आपका हो गया VH अपॉन T, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। VD आपका कितना आ गया, इसमें वैल्यू रख दीजिए EH की, VH अपॉन B इंटू टी, आ गया कि नहीं आ गया। और इस VD का एक्सप्रेशन मेरा एक तो ये आ गया, इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, VH अपॉन B इंटू टी, और दूसरा VD का मैं एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 4 से। देखिए यहाँ पर भी VD है, तो यहाँ से मेरा क्या एक्सप्रेशन आएगा, VD इक्वल टू I अपॉन W इंटू टी मल्टीप्लाई बाय NE आएगा। देखिए ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए डेरिवेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख दिया मैंने एक्सप्रेशन जो इक्वेशन नंबर 4 से आया। इक्वेशन नंबर 5 भी VD बता रहा है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, इक्वेट कर दिया। जब मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा तो मेरा VH का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, VH का एक्सप्रेशन मेरा ये निकल के आया 1 अपॉन NE मल्टीप्लाई बाय IB अपॉन W, और ये जो 1 अपॉन NE था ये क्या था आपका KH हॉल्स कोफिशिएंट। अब थोड़ा सा स्टूडेंट एक स्टेप पीछे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यही मुझे समझाना था, इसी स्टेप की वजह से मैंने आपको पूरा डेरिवेशन समझाया। ध्यान से देखिए, जब मैंने इतना सारा आपका डेरिवेशन किया, सारे स्टेप करे, तो आपका VD एक निकल के आया था I अपॉन NE इंटू W इंटू टी। ध्यान से देखिए एक्सप्रेशन को, इक्वल टू एक एक्सप्रेशन ये था VD का आपका इक्वेशन नंबर 5 से आया था, VH अपॉन B इंटू टी। यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन कट हुआ है, यहाँ पर सर जी कट हुआ है T और T, बस यही समझाना था। देखिए एक T क्या था, जरा पीछे चलते हैं, सभी स्टूडेंट पीछे चलिए मेरे साथ, ये T क्या था,
टी क्या था सर? टी तो ये वाला डायमेंशन था। कौन सा डायमेंशन? जिन सरफेसेस के एक्रॉस, ध्यान से सुनिए, जिन सरफेसेस के एक्रॉस मेरा हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा था वो वाला डायमेंशन था मेरा टी। यानी कि मतलब क्या है, जब भी मैं आपका हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं या ड्राइव कर रहा हूं, जिस भी सरफेस के एक्रॉस मेरा वोल्टेज, ध्यान रखिएगा, जिस भी सरफेसेस के एक्रॉस मेरा हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? कैंसिल आउट हो जा रहा है। यानी यहाँ पर जो आपका जो W आया है, ये जो W जो आपका डायमेंशन है, ये वो डायमेंशन नहीं है जो आपके सरफेसेस के बीच का है, क्योंकि सरफेसेस के बीच में जो डायमेंशन था जहां आपकी वोल्टेज आपकी प्रोड्यूस हुई वो वाला डायमेंशन क्या हो जा रहा है? कट हो जा रहा है। सर ये क्यों बताया? क्योंकि न्यूमेरिकल आपको यहीं पर घुमा देगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको यहीं पर घुमा देगा और आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि नीचे जो W या विड्थ लेना है, थिकनेस लेना है या लेंथ लेनी है। ठीक है, क्या हमेशा विड्थ लेंगे? क्या हमेशा थिकनेस लेंगे? क्या हमेशा नीचे यहाँ पर लेंथ आएगा? डिपेंड करता है कि आपका हॉल वोल्टेज किन सरफेसेस के अक्रॉस प्रोड्यूस हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कि किस सरफेसेस के बीच में वो बोल रहा है। जिन सरफेसेस के बीच में हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ होगा उनके बीच का जो डायमेंशन है वो वाला आपका यूज नहीं होगा। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल समझ आया। और दूसरा डायमेंशन कौन सा? जहां आपका करंट फ्लो हो रहा था, जहां करंट देखिए लेंथ के लॉन्ग फ्लो हो रहा था, ये डायमेंशन तो कहीं यूज हुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? जिस डायमेंशन के अलोंग करंट फ्लो हो रहा होगा वो वाला डायमेंशन भी नहीं आएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और जिस डायमेंशन के अक्रॉस हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा होगा वो वाला डायमेंशन भी नहीं आएगा। बाकी का तीसरा बचा हुआ जो है आपका वो वाला यहाँ पर आएगा। तो हॉल वोल्टेज का आपका एक्सप्रेशन कितना निकल के आया था? KHIB/W। ठीक है, तो ये W आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, सारा मैंने आपको क्लियर करा दिया कौन कौन सा डायमेंशन ये हो सकता है। ठीक है, W आपका जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो वाला डायरेक्शन आपका डायमेंशन नहीं होगा। और दूसरा कि हॉल वोल्टेज आपकी किन सरफेसेस के अक्रॉस प्रोड्यूस हो रही है, उन सरफेसेस के बीच का जो डायमेंशन है, जो डिस्टेंस है, वो वाला आपका W नहीं होगा। बचा हुआ तीसरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? W का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन, डेरिवेशन हॉल वोल्टेज का। ये आपको क्या करना है? याद कर लेना है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, लर्न कर लीजिए, न्यूमेरिकल में यही बहुत इंपॉर्टेंट है, KHIB/W। ठीक है, ये हॉल वोल्टेज इतनी प्रोड्यूस हुई। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि हॉल वोल्टेज, जब हम हॉल इफेक्ट इसमें देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको ऊपर माइनस माइनस लिखा है, नीचे प्लस प्लस लिखा है, ये हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस कैसे हुई। ठीक है, मैंने ये बोल दिया था अकॉर्डिंग टू द हॉल इफेक्ट कि आपका अपोजिट सरफेसेस के अक्रॉस क्या हो जाएगी? हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी। ये हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस कैसे हुई? तो देखिए स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, आपको क्या याद रखना है? देखिए मैंने जैसे ही आपको दिया था तो आपको इसमें क्या पता था? करंट का डायरेक्शन पता था I। करंट का डायरेक्शन आपका ये जा रहा था। ठीक है, करंट का डायरेक्शन आपका ये जा रहा था, बिल्कुल जा रहा था सर जी। देखिए, और मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा था ये, क्योंकि हमने खुद प्रोवाइड कराया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया B। ठीक है, मान लीजिए ये आपका X एक्सिस में है और ये आपका Y एक्सिस में है। समझ में आया? तो हमने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू द हॉल इफेक्ट क्या होगा आपका? इन दोनों के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर भी जा सकता है परपेंडिकुलर, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, क्या होगा? हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस है। कैसे हो रहा है? अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन पता करना है कि आपका ये डायरेक्शन ऊपर जाएगा फोर्स का या नीचे। देखो, आपको करंट पता है और आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है। क्या बताया था? जब भी आपको करंट पता होगा, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होगा और आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे। समझ में आया? तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन निकालना है। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ क्या करिए? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लगाइए। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जहां पर स्टूडेंट कर देते हैं मिस्टेक, ध्यान से सुन लीजिएगा सभी स्टूडेंट, जिससे कि आगे आप कभी मिस्टेक ना करें। मिस्टेक क्या हो जाता है कि जब मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट, करंट 3 बार बोला है मैंने, डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है। स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके दिखाए गए हैं, ये आपके राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ले लेते हैं। ये मिस्टेक मत करना, आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं लेनी है, आपको किसकी डायरेक्शन लेनी है, आपको करंट की डायरेक्शन लेनी है जब भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। देखिए सुनने में आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसी बात बता रहे हैं, लेकिन ये मिस्टेक जनरली होती हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं लेनी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं लेनी है करंट की। अब सभी स्टूडेंट क्या करिए, मेरे साथ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। देखिए देखिए, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, मुझे नहीं पता फोर्स कहां लग रहा है, लेकिन मुझे आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट पता है। तो सभी स्टूडेंट क्या करिए, करंट की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर रखिए आप सभी स्टूडेंट ने, बिल्कुल सर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप अपनी फर्स्ट फिंगर रखिए। क्या आप सभी स्टूडेंट का थंब ऊपर की तरफ जा रहा है? करके देखिए मेरे साथ, तभी हो पाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर रखिए, बिल्कुल सर रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप फर्स्ट फिंगर करिए, कर दिया सर। क्या आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? जी हाँ सर, हमारा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो देखिए इन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, मैंने क्या लगाया हुआ है, आपका ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है क्या होंगे, दौड़ के फटाफट ऊपर वाले सरफेस पे जाके क्या कर गए, बैठ गए, ऊपर वाले सरफेस पे जाके बैठ गए। देखो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सरफेस पे जाके बैठ गए, तो ऊपर वाले सरफेस पे क्या आ गया, नेगेटिव 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 आ गया, बिल्कुल सर नेगेटिव आ गया। जब ऊपर वाला सरफेस नेगेटिव आ गया, तो इसको आपका बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिकली नीचे वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो नीचे वाले सरफेस पे क्या हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गए। यहाँ नेगेटिव चार्ज इस पूरे सरफेस पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस पूरे सरफेस पे, तो क्या यहाँ पर एक वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी वोल्टेज का नाम क्या रखा था, हॉल वोल्टेज। उसी वोल्टेज का नाम क्या रखा था, उसी वोल्टेज का नाम है आपका हॉल वोल्टेज। तो समझ में आ गया, मैंने पहले डायरेक्टली बोल दिया था कि अकॉर्डिंग टू द हॉल इफेक्ट यहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हॉल वोल्टेज आ जाएगी। और ये हॉल वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हुई, ये आप सभी स्टूडेंट को अब समझ में आ गया होगा। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाया, ये भी आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। और इस हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन, ये जो हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस हुई, इसका एक्सप्रेशन भी मैंने अभी आपको डिराइव करके बता दिया। कैसे याद रखना है, VH के एच बोलिए सभी स्टूडेंट, के एच आई बी अपॉन यहाँ पर डायमेंशन। बस यही डायमेंशन क्या कर देता है, खेल कर देता है। W भी हो सकता है, T भी हो सकता है, ठीक है, और आपका लेंथ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस डायरेक्शन में करंट दे रखा है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वो डिपेंड करता है आपका। और वो मैंने बता दिया, दोबारा यहां बता देता हूं, जिस भी डायरेक्शन में करंट होगा वो वाली डायमेंशन नहीं आएगी। जिस भी सरफेसेस के अक्रॉस VH होगा उनके बीच का जो डायमेंशन है वो नहीं आएगा। और बाकी का जो भी आपका डायमेंशन बचा, चाहे वो W हो, T हो, L हो, वो वाला डायमेंशन आपका बच जाएगा, वो वाला डायमेंशन यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया था, क्योंकि नीचे कौन सा डायमेंशन आएगा यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ये सारा आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। और दूसरा ये भी याद रखना, हॉल कोफिशिएंट होता है 1/NE। ये 1/NE कब आया है, ये 1/NE आया है क्योंकि मैंने ये डेरिवेशन सॉल्व किया था क्या मान के, कंडक्टर मान के, ठीक है, क्या मान के करा था, कंडक्टर। सर जी कंडक्टर मान के करा था, तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर यूज करेंगे तो क्या इस एक्सप्रेशन में कुछ बदलाव आएगा, इस एक्सप्रेशन में कुछ बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा। ये एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाएगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में ये बदल जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, ज्यादा नहीं बदलता, केवल ऊपर वाला जो कांस्टेंट है वो कितना हो जाता है 1.18, ठीक है। ये हॉल कोफिशिएंट याद रखना है आपको 1/NE।
किस केस में होगा ये 1.1 है, सेमीकंडक्टर के केसेस में हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। हॉल कोफिशिएंट क्यों याद रखना है, क्योंकि हॉल कोफिशिएंट की ही हेल्प से हम पता करते हैं क्या क्या क्या। सर जी हम पता कर लेते हैं, जल्दी बताइए सर क्या पता कर लेते हैं। हॉल कोफिशिएंट की हेल्प से ही मैं बता देता हूं कि जो सेमीकंडक्टर मैंने यूज करा है वो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या कह रहे हैं सर जी ये ऐसे कैसे हो गया? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो गया, इसीलिए हॉल इफेक्ट यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर को पता करने के लिए। अगर आपके सामने कोई भी दो सेमीकंडक्टर रख दिए और आपसे पूछा जा रहा है बताओ इनमें से कौन सा पी है कौन सा एन है, क्या आप देख के बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आप क्या कहोगे, इनका हॉल कोफिशिएंट मुझे बता दीजिए, इनका हॉल कोफिशिएंट बता दीजिए मेरे को। अगर KH बता दोगे तो मैं बता दूंगा N टाइप है या P टाइप है। यहीं पर बता देता हूं मैं आपको, अगर हॉल कोफिशिएंट आपका नेगेटिव होता है तो आपका सेमी मतलब नेगेटिव निकल के आया तो आपका हो जाता है N टाइप, ठीक है, N टाइप बन जाएगा आपका। अगर ये आपका पॉजिटिव निकल के आया हॉल कोफिशिएंट तो वही सेमीकंडक्टर क्या होगा, पी टाइप। तो क्या आप हॉल इफेक्ट की, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हॉल इफेक्ट के जरिए क्या आप बता सकते हो कि आपका टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कौन सा है, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। क्या निकालना पड़ेगा, हॉल कोफिशिएंट। तो हॉल कोफिशिएंट की भी मैंने आपको इंपोर्टेंस बता दी कि हॉल कोफिशिएंट कैसे आपका सेमीकंडक्टर को पता करने में यूज किया जा सकता है या यूज होता है। अब बात कर लेते हैं एक, तो न्यूमेरिकल से पहले एप्लीकेशन देख लो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन देख लो। डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप है या एन टाइप, हॉल कोफिशिएंट पॉजिटिव जो मैंने अभी आपको बताया तो पी टाइप, नेगेटिव तो एन टाइप। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। कैरियर कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं एन, क्योंकि हॉल कोफिशिएंट क्या था, एक्सप्रेशन याद रखना है, भूलना नहीं है। सिंपली आप अभी याद रखिए कंडक्टर वाला 1/NE। एन क्या था, चार्ज कैरियर डेंसिटी थी कि नहीं, चार्ज कैरियर डेंसिटी। अगर हॉल कोफिशिएंट पता होगा, चार्ज पता होगा, क्या एन निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द कैरियर कंसंट्रेशन, मोबिलिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह, आप मेजरमेंट ऑफ पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जनरल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अगर लिखने को आते हैं तो आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, आरपीएम, व्हील स्पीड सेंसर्स, व्हील की स्पीड कितनी है वहां पर, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की पोजीशन क्या है वहां पर आप यूज कर सकते हैं। हॉल इफेक्ट स्विचेस, एमईएम्स, कंपासेस, बहुत बढ़िया एग्जांपल कंपासेस। एमईएम क्या है, एमईएम आपका क्या होता है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। एमईएम्स क्या है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप सभी यूज करते हैं एंड्रॉयड फोन, यूज करते हैं, देखो रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, एंड्रॉयड फोन। और सभी एंड्रॉयड फोन में, आप सभी के एंड्रॉयड फोन में होगा कंपास, होगा कंपास, बिल्कुल होगा। ये कंपास क्या करता है सर जी, ये कंपास, ये नहीं आएगा, ये कंपास क्या करता है, ये कंपास यूज करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, किसको, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। और उसी की हेल्प से क्या बता देता है आपको, डायरेक्शन बता देता है। क्या यूज समझ में आया, कैसे बता रहा है, वहां पर भी यूज हो रहे हैं क्या, हॉल इफेक्ट। और हॉल इफेक्ट कहाँ यूज हो रहा है, हॉल सेंसर्स, हॉल इफेक्ट से बनाए जा रहे हैं हॉल सेंसर्स। और इसी हॉल सेंसर्स की वजह से ये कंपास आपके फोन में क्या बता देता है, डायरेक्शन बता देता है। किसको यूज करके, सर जी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, मैंने बता दिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा यूज कर रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा कि हॉल इफेक्ट के और हॉल इफेक्ट के थ्रू जितने भी सेंसर्स या आपकी डिवाइसेस बन रही हैं वो कितनी ज्यादा इंपोर्टेंट हैं और कितनी ज्यादा इंपोर्टेंस रखती हैं, ठीक है। प्रोक्सिमिटी सेंसर्स, इसका भी एग्जाम, प्रोक्सिमिटी सेंसर मतलब प्रोक्सिमिटी होता है नियरनेस, ठीक है। यानी कि आपकी देखो गाड़ियों में लगा होता है प्रोक्सिमिटी सेंटर्स, कहाँ पे लगा होता है, आपकी कार्स वगैरह में, और जितनी भी आपकी गाड़ियां होती हैं उनमें लगा होता है। जब आप कार पार्किंग वगैरह करते हो, कार पार्किंग वगैरह करते हो, बैक वगैरह आप करते हो कार को, तो आपके किसी ऑब्स्ट्रक्शन से टकरा ना जाए, ठीक है। जैसे ही आपकी उसके पास पहुंचती है तो क्या होता है, आपका एक साउंड और आप क्या हो, अलार्म सा बजने लग जाता है, आवाज होने लग जाती है। वही क्या होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, प्रोक्सिमिटी सेंसर्स। और उन प्रोक्सिमिटी सेंसर्स में क्या लगा होता है, बेसिकली होता है हॉल सेंसर्स।
और ये हॉल सेंसर्स किस पे काम करते हैं सर जी? ये हॉल सेंसर्स काम करते हैं हॉल इफेक्ट पे। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। रियल लाइफ आपको एग्जांपल मैंने दे दिए, रियल लाइफ एग्जांपल दे दिए, हॉल इफेक्ट, हॉल सेंसर, इन सभी की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी। और हॉल इफेक्ट पूरा क्या होता है ये भी मैंने डिटेल में बता दिया, और कैसे उसका डेरिवेशन आ रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस आपको स्टूडेंट सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल। सभी स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पूरा डेरिवेशन कराने का एक ही मकसद था कि आप न्यूमेरिकल में गलती ना कर जाओ, ठीक है। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, एक बार में अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है सर जी। आप बताइए, हम समझेंगे, बिल्कुल ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है, कंसीडर्ड अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। देखिए डायमेंशन दे रखे हैं 0.02 मीटर वाइड, विड्थ कितनी दे रखी है 0.02 मीटर, थिकनेस दे रखी है 0.001 मीटर, विद अ करंट दे रखा है I, बिल्कुल ठीक। फ्लोइंग अलोंग द लेंथ, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए, मिस्टेक नहीं होगा। क्या? अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है। मान लीजिए ये है आपकी लेंथ, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है अप्लाइड पैरेलल टू द लॉन्ग साइड। देखिए अप्लाइड पैरेलल टू द लॉन्ग साइड, लॉन्ग साइड के पैरेलल में, ठीक है, लॉन्ग साइड के पैरेलल में आपका लगाया गया है, एंड परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक है। और किसके करंट? आपके करंट के परपेंडिकुलर, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि करंट के परपेंडिकुलर है तो आपका क्या हो जाएगा, करंट है, करंट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी हॉल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, हॉल इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसीलिए उसने आगे आपको दे रखा है हॉल कांस्टेंट, हॉल कांस्टेंट आपको दे रखा है। ये हॉल कांस्टेंट क्या है? वही जो मैंने आपको बताया था, हॉल कोफिशिएंट KH। कैलकुलेट द हॉल वोल्टेज अक्रॉस द शॉर्टेस्ट साइड, बस इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, अक्रॉस द शॉर्ट साइड, जो आपकी शॉर्ट साइड है उसके अक्रॉस निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, आप, ठीक है, आपको हॉल वोल्टेज निकालना है। हॉल वोल्टेज आपने एक्सप्रेशन लिख लिया, बिल्कुल सभी स्टूडेंट यहां तक तो कर लेंगे, एक्सप्रेशन लिख देंगे KHIB अपॉन, यहाँ पर कुछ भी आपका डायमेंशन होता है, मैंने याद करने के लिए यहाँ पर T लगा दिया, क्योंकि सिंपल रहता है इसको याद करना, KHIB अपॉन T जब हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज को, तो मैंने कैसे याद करा इसको, KHIB अपॉन T, यानी खिब T, मैंने कैसे याद करा, खिब अपॉन T, KHIB खिब T। तो वो क्या है ना, एक फ्लो में याद हो जाता है खिब T, पर आपको हमेशा याद रखना है ये जो नीचे T आएगा, जो डायमेंशन है, ये कौन सा होगा वो याद रखना है। अब यहाँ देखिए लेंथ के अलोंग आपका करंट था, यानी लेंथ के वाला डायमेंशन तो होगा ही नहीं, मैंने आपको पीछे बताया था जब डेरिवेशन समझाया था। दूसरा कह रहा है शॉर्टेस्ट साइड के अक्रॉस वोल्टेज, तो शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है? अब इनमें से 0.02 में से और 0.001 में से शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है? शॉर्ट साइड कौन सी है सर जी? 0.001 छोटा है, इसके अक्रॉस, ये वाली साइड मैंने मान लीजिए आपकी क्या थी 0.01, इसके अक्रॉस यानी इस सरफेस पे और इसके नीचे वाले सरफेस पे, जो नीचे वाला सरफेस होगा उसके अक्रॉस क्या होगी आपकी वोल्टेज डेवलप हो रही है। यहां मैंने क्या लगा दिया? VH लगा दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में करंट होगा वो वाली साइड यूज नहीं करेंगे, यानी लेंथ तो यूज होगी नहीं, और जिसके अक्रॉस वोल्टेज यूज हो रहा है, यानी किसके अक्रॉस हो रहा है वोल्टेज मांग रहा है 0.001 वाली के अक्रॉस, तो क्या ये वाली साइड आपकी डिनोमिनेटर में आएगी? नहीं, ये वाली साइड भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगी। बची हुई कौन सी साइड आपकी 0.02 बची, तो ये देखिए एक्सप्रेशन में मैंने 0.02 रखा है। यही समझाना था आपको, यही समझाना था कि यहाँ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जैसे उसने बोला वोल्टेज अक्रॉस द शॉर्ट साइड, बच्चे ध्यान नहीं देते और देखते हैं शॉर्ट साइड, अच्छा 0.01, और डायरेक्ट यहाँ क्या यूज कर लेते हैं 0.01, जैसे यूज करा आंसर गलत, न्यूमेरिकल गलत, मार्क्स 0। इसीलिए आपको पूरा डेरिवेशन समझाया था कि जब क्यों यूज नहीं कर क्यों यूज नहीं कर रहे, इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि डेरिवेशन में बताया था जब हम डिराइव करते हैं तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज आती है वो वाला डायमेंशन आपका क्या हो जाता है, कट जाता है, क्रॉस हो जाता है, एक दूसरे को काट देते हैं। तो समझ में आया, ये न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल था, बस कहाँ ट्विस्ट था, केवल नीचे कौन सा डायमेंशन मुझे यूज करना है 0.02 या 0.001, वो आपको समझाना था।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर न्यूमेरिकल आपका आया तो आप यहाँ पर मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दिया और आपका आंसर निकाल लिया हॉल वोल्टेज का। सिंपल न्यूमेरिकल था, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था। कहाँ ट्विस्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया। कैसे हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन याद करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। KHIB/T यानी 50 याद कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को ये वाला न्यूमेरिकल? ठीक है, लिख के जरूर बताइएगा अगर आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया है। लिखना जरूरी है, कमेंट करना बहुत जरूरी है आप सभी स्टूडेंट को, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जिसमें कुछ नहीं है आपका। देखिए क्या दे रखा है, हॉल इफेक्ट वाज मेजर्ड ऑन अ सेमीकंडक्टर डायमेंशन। देखिए डायमेंशन दे रखे हैं। ठीक है, डायमेंशन दे रखे हैं। हॉल फील्ड मतलब क्या है आपका? EH। हॉल फील्ड मतलब क्या है आपका? EH। ठीक है, हॉल फील्ड आपको दे रखा है EH। यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं आपको यहां पर सही करके बता दूंगा। ठीक है, हॉल फील्ड आपको दे रखा है व्हेन अ करंट आपको दे रखा है अलोंग द लेंथ अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको गॉस में दे रखा है, आपको चेंज करना पड़ेगा वेबर सॉरी स्टूडेंट, वेबर पर मीटर स्क्वायर में आपको चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेट द हॉल कोफिशिएंट, आपको KH निकालना है। एंड आपको डेंसिटी निकालनी है मेजॉरिटी कैरियर्स की। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं दे रखा है। इसमें आपको कुछ नहीं दे रखा है। आपको क्या है, देखिए ये लेंथ होगी बड़ी वाली साइड, ये आपकी ब्रेथ होगी, एक थिकनेस होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए अच्छी बात क्या है, ब्रेथ और इसने थिकनेस दोनों 2 mm दे रखी हैं, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बस देखो यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा क्या हो गया, सभी स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास पता था VH का एक्सप्रेशन क्या है, KHIB/T। KHIB/T। ठीक है, VH मेरा था हॉल वोल्टेज, लेकिन मुझे यहाँ एक्सप्रेशन में दे रखा है EH, हॉल फील्ड दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था हॉल फील्ड क्या होता है, EH इज इक्वल टू होता है आपका VH अपॉन आपका लेंथ। ठीक है, तो करंट हम मान रहे हैं कि इस लेंथ के अलॉन्ग हुआ, तो लेंथ वाला डायमेंशन यूज नहीं होगा। बाकी आपके दोनों 2 mm दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, 2 लिख दोगे, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर अलग होते तो आपको वो देता कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है या वोल्टेज किसके अलॉन्ग है आपका, ये सारी चीजें बताता। लेकिन दोनों ही 2 हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर 2 mm यूज कर लोगे, 2 × 10⁻⁻3। तो यहाँ से आप हॉल वोल्टेज निकाल लोगे। ठीक है, नहीं मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है स्टूडेंट, सही लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 10⁻³ यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, इस हॉल वोल्टेज निकालने के लिए EH में 2 × 10⁻³ का मल्टीप्लाई जरूर कर देना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपको जरूर कर देना है यहाँ पर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा। और आपको ये दे रखा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 100 गॉस, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपका 100 गॉस आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या पता है, VH पता चल गया, KH आपको निकालना है, I आपको दे रखा है, I देखिए करंट मिली एम्पियर में दे रखा है, B आपको दे रखा है, और T आपका ये हो गया। ठीक है, T आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर आप क्या निकाल लेंगे, इस हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेंगे। सारी चीज बताएं, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया था हॉल फील्ड। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, हॉल वोल्टेज निकालना है। जो मिस्टेक मैंने यहाँ पर करा था वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, तो आप स्टूडेंट इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वो समझ लीजिए आप। KH की वैल्यू हो गई, KH आपका कितना है, आपका ये निकल के जो भी वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, इसे ऐड करके आप क्या कर लीजिएगा, KH की वैल्यू निकाल लिया। KH आपको पता होता है 1/NE, लेकिन ये मैंने बताया था कंडक्टर्स के केसेस में होता है। ठीक है, यहाँ आपको क्या दे रखा है, सेमी कंडक्टर दे रखा है, तो सेमी कंडक्टर में थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन आप लोग क्या करिए 1/NE को ही लेके आप आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, आप क्या करिए 1/NE को, ऊपर वाला टर्म कुछ नहीं है, थोड़ा सा बदल जाता है, 1.18 हो जाता है, और वो पॉजिटिव होता है P टाइप के लिए, नेगेटिव होता है आपका N के लिए। अगर आपको याद रहता है तो आप कर लीजिए, नहीं तो सिंपली आप क्या करिए 1/NE को लेके निकाल दीजिए। ठीक है, E आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, इतने कूलम का चार्ज होगा। ठीक है, KH आपने निकाल लिया, N आपको निकालना है,
देखिए बोल रहा है डेंसिटी ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स, आपने क्या करा, इनकी डेंसिटी निकाल ली, एन की वैल्यू निकाल ली। तो ये भी क्या था, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये भी आप लोगों को क्या हुआ, क्लियर हो गया होगा, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा हॉल इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बता दिए। एक इंपॉर्टेंट टर्म और आता है इसमें, हॉल एंगल का। ठीक है, हॉल एंगल का इंपॉर्टेंट आपका ये आता है, सिंपल आपका आएगा कि हॉल एंगल क्या होता है बता दीजिए, उसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं है स्टूडेंट, बस याद रखिए इसका क्या है, हॉल एंगल क्या होता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई मान लीजिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, जो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा था उसकी वजह से, एंड हॉल्स फील्ड, जो आपको हॉल फील्ड मिल रहा था उसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि एक करंट वाला आपका इधर जा रहा था, एक हॉल फील्ड मिल रहा था इसके परपेंडिकुलर में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ई एक्स हो गया था, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, और यहाँ पर आपको हॉल फील्ड मिल गया, ई एच मिल गया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनका रिजल्टेंट कुछ एंगल पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये ई मान लीजिए आर है, या ई लिख लीजिए, ई रिजल्टेंट लिख लीजिए। तो ये जो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एंगल बनाता है किसके साथ, ई एक्स के साथ, ये जो एंगल बनाता है ई एक्स के साथ, उसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। यही जो एंगल होता है, यही एंगल आपका होता है हॉल एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया, हॉल एंगल क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया, हॉल एंगल क्या है, यही आपका क्या होता है, हॉल एंगल होता है। तो ई एक्स और ई एच का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट के और ई एक्स के बीच में जो एंगल होता है वही है हॉल एंगल। ठीक है, हॉल एंगल यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे कुछ नहीं है आपका, ये देखिए फाई एच आपका हॉल एंगल है, आपने क्या करा, टेन फाई आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू ई एच अपॉन ई एक्स आएगा, वहीं से मैंने निकाल लिया फाई एच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई एच अपॉन ई एक्स। बिल्कुल सर, ये बता था ई एच आपका कितना हो जाएगा, ई एच आपका कितना हो जाएगा, ई एच आपको पता है वोल्टेज अपॉन क्या हो जाएगा, होल वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, वो मैंने डिस्टेंस मान लीजिए डी मान लिया, ये एक्सप्रेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कैसे होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप लेंथ के अलॉन्ग हुई अपॉन द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। तो आपकी जो आई आर, क्योंकि आपका इस तरीके से बना हुआ था ना कंडक्टर, ये देखिए यहाँ पर आपका करंट फ्लो कर रहा था, ये वोल्टेज लगाया हुआ था, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था, इसकी लेंथ एल थी, तो ये वोल्टेज क्या होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वोल्टेज किसने लिख दी, डायरेक्टली आई आर लिख दी अपॉन इसकी लेंथ एल। तो ई एक्स कितना आ गया, आई आर अपॉन एल आ गया। आर को आपने चेंज कर लिया रो एल अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिख दिया आपने। यहाँ से आपने क्या करा, एल से एल कट गया आपका, आई अपॉन ए इंटू रो, आई अपॉन ए होता है आपका करंट डेंसिटी, तो जे अपॉन सिग्मा, तो आपका ये ई एक्स कितना आ गया, जे अपॉन सिग्मा। ठीक है, ई एक्स की वैल्यू निकाल ली, ई एच की वैल्यू पता है, आगे चलते हैं। आपने क्या करा, फाई एच इक्वल टू टेन इनवर्स ई एच अपॉन ई एक्स जो था आपका, इसमें इसकी वैल्यू डाल दी, वी एच अपॉन डी जे अपॉन सिग्मा। देखिए एक्सप्रेशन क्या आया था, टेन फाई इज इक्वल टू ई एच अपॉन ई एक्स, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई एच अपॉन ई एक्स। ई एच की वैल्यू निकाल ली थी, ई एक्स की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर दोनों की वैल्यू डाल दी। टेन इनवर्स आपका यार सिंपल कुछ नहीं, बस सारे इनको बस अरेंज करते चले जाना, एक्सप्रेशन अपने आप निकल जाएगा। वी एच अपॉन सिग्मा, वी एच इंटू सिग्मा जे इंटू डी। ठीक है, सिंपल अरेंज कर दिया। अब वी एच मेरे को ये भी पता था, हॉल वोल्टेज आपको पता है वी एच के एच आई बी अपॉन टी। ठीक है, के एच आई बी, खिप्टी बताया था ना, खिप्टी बताया था मैंने, के एच आई बी अपॉन टी। और के एच क्या होता है, के एच होता है वन अपॉन एन ही, तो मैंने ये लिख दिया। वी एच की वैल्यू मैंने क्या करी, यहाँ पर डाल दी, तो देखिए आई बी अपॉन एन इंटू डी सिग्मा इंटू जे इंटू डी आ गया। टेन इनवर्स फाइव कितना निकल गया, आई बी अपॉन एन इंटू डी। ठीक है, अरेंजमेंट करते चले जाना है। ठीक है, आपने इनको अरेंज करा, फाइनली आपका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो आपका एक्सप्रेशन निकल के आता है सिग्मा इंटू बी इंटू के एच। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछेगा कि हॉल एंगल बता दीजिए, न्यूमेरिकल आएगा आपका, डेरिवेशन आएगा तो आप सिंपल कर ही देंगे। ठीक है, वो आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पूछेगा। ठीक है, कि हॉल एंगल बता दीजिए, आपको सिग्मा बी और के एच। ठीक है, अगर ये तीनों दे रखे हैं डायरेक्टली लगा दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, जो आपको डाटा दे रखा है सिंपल ये एक्सप्रेशन याद रखिए, ई एच निकालो अलग से, ई एक्स निकालो अलग से, डायरेक्ट यहाँ रखो और आपका हॉल एंगल आ जाएगा। हॉल एंगल क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। ठीक है, हॉल एंगल क्लियर हो गया, सिंपल था हॉल एंगल। रिजल्टेंट और ई एक्स के बीच में जो एंगल बनेगा फाई, उसी को ही बोलते हैं हॉल एंगल। तो हॉल एंगल आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है हॉल इफेक्ट का पूरा।
हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे न्यूमेरिकल आपके हो गए, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब सभी स्टूडेंट को क्या करना है, लेक्चर को पूरा देखना है और कमेंट जरूर करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट में आपको लिखना है कि हमें समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिए। तीनों केसेस में आपको कमेंट करना है और लेक्चर को, वीडियो को आपको क्या कर देना है, लाइक जरूर कर देना है, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना पसंद ये आया है। ठीक है, लाइक कर देना है, कमेंट करना है और साथ में क्या करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जिससे कि वो भी नई नई चीजों को, नए नए टॉपिक्स को सीख पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट, जब तक आप पढ़िए लिखिए, नई नई चीजों को सीखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।